नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग समुच्चय के बारे में डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th का, है ना। समुच्चय में एक लेक्चर हो चुका है, ठीक है। उसमें कुछ बताए थे कि समुच्चय होता क्या है, कैसे होता है ना। सेट ऑफ क्या कलेक्शन, क्लियर। सेट मतलब कि किसी भी नंबर ऑफ कलेक्शन को क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। और कलेक्शन होना कैसा चाहिए, तो निश्चित होना चाहिए। समझ में आया, उसी को सेट ऑफ क्या मतलब कि कलेक्शन ऑफ सेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए बाबू, एक लेक्चर हो गया था, अगर आपको देखना हो तो वो एक बार देख लीजिएगा ताकि समुच्चय समझ में आ जाएगा। उसके बाद वो आज हम लोग चलेंगे सेकेंड लेक्चर में, एक्सरसाइज 1.2 में, क्लियर। एक्सरसाइज 1.2 में, है ना। तो उसमें देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। बाबू कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे कुछ क्वेश्चंस, है ना। क्या डिस्कस किए थे, जैसे कि मान लीजिए कि 5 क्रिकेटरों का समूह बनाना हो, तो क्या आप लोग 5 क्रिकेटरों का समूह बना सकते हैं, है ना। अगर दिया जाए 5 बच्चों को कि 5 क्रिकेटरों का समूह बनाइए, तो वो क्या बनाएंगे, कुछ अलग बनाएगा, कोई कुछ अलग बनाएगा, कोई कुछ अलग बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह सेट नहीं है। मतलब सेट वही होगा जिसका कलेक्शन निश्चित होगा। जैसे कि अगर हम कहें कि 1 से लेकर 9 तक, है ना, 1 से 9 तक के प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, कल बताए थे ना बाबू, प्राकृतिक संख्या। अगर वो प्राकृतिक संख्या की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, प्राकृतिक संख्याएं तो निश्चित हैं। अगर 1 से 9 तक की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, नेचुरल नंबर बैठेगा ना। कैसे बैठेगा बाबू, 1 से लेकर 9 तक बैठेगा ना। अगर वो ऐसे लिख दें तो इसका मतलब यह फलन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसको क्या बोलेंगे बाबू कि यह फलन, सॉरी हाँ, यह जो नंबर है यह सेट है। क्या है, सेट है, मतलब समुच्चय है। क्लियर है ना, समुच्चय है। ये बाबू इसमें एक क्वेश्चन बताना भूल गए थे, वो क्वेश्चन देखिए। अगर मान लीजिए कि कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग मैथमेटिक्स में ही पढ़ रहे हैं, आपको लिखा मिल जाए ट्रिग्नोमेट्री। क्या लिखा मिल जाए, ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर, ऐसा मिल जाए और पूछे कि बाबू इसमें इसका समुच्चय बनाइए। क्या बनाइए बाबू, इसका समुच्चय। तो अब जब भी आपको अल्फ़ाबेट मिले तो अल्फ़ाबेट में ध्यान देना है कि इसका जब हम समुच्चय लिखेंगे तो सबसे पहले तो इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और हमेशा समुच्चय क्या करते हैं, मझले ब्रैकेट में लिखते हैं। और इसको कौन सा रूप बोलते हैं बाबू, जो मझले ब्रैकेट में हम लोग पूरा खोल के लिखते हैं, पिछले लेक्चर में बताए थे, इसको बोलते हैं वो रोस्टर रूप। कौन सा रूप, रोस्टर रूप, है ना, रोस्टर फॉर्म, या क्या क्या बोलते हैं उसको, रोस्टर फॉर्म, या फिर उसका एक और नाम है ना, क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध सूची। क्लियर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, रोस्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए तो क्या हम इसको पूरा लिखेंगे, TRIGNOMENTRY, नहीं। यहाँ ध्यान ये देना है कि जब भी हम समुच्चय लिखते हैं तो उसमें एक अल्फ़ाबेट एक ही बार आता है, और सब के सब किससे आते हैं, वो कॉमास के साथ आते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें टी कितनी बार है, टी 2 बार है, तो टी एक ही बार लिखेंगे। क्लियर है ना बाबू, ध्यान क्या देना है, टी एक ही बार लिखेंगे। आर बाबू, आर देखिए, आर भी 2 बार है, लेकिन लिखेंगे कितने बार, एक ही बार। तो टी है, आर है, और बाबू जी कितनी बार है, कोई दिक्कत नहीं है, जी एक ही बार है तो एक बार लिख देंगे कम से कम। उसके बाद एन है, उसके बाद ओ है, उसके बाद एम है, उसके बाद क्या बाबू, ई है, और उसके बाद एन हो गया, टी हो गया, आर हो गया, वाई है। क्लियर। उसके बाद क्या बाबू, वाई है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर कहे कि ट्रिग्नोमेट्री का फलन का, ट्रिग्नोमेट्री का समुच्चय बनाइए, तो ट्रिग्नोमेट्री का समुच्चय क्या हमारा होगा, TRGO, है ना। आई छूट गया क्या, आई छूट गया। चलिए यहाँ पे आई छोटा सा बना लेते हैं, TRI, है ना, TRIGNOMEY। कुछ और तो नहीं छूटा है, ध्यान दीजिएगा, कुछ और तो नहीं छूटा है। TRIGNOMENTRY, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें बाबू ओ 2 बार है क्या, नहीं, एक ही बार है, एक बार लिख दिए। एम एक ही बार है। क्लियर है ना। मतलब कि होना क्या चाहिए कि अगर कोई फंक्शन ढेर सारे नंबर्स में, मतलब अल्फ़ाबेट में दिया है, और अगर उसका हमको समुच्चय लिखना है तो उसका समुच्चय बाबू हम एक एक नंबर ही लिखते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बाबू, रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। क्लियर है ना, इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि बाबू अगर आपको एक और ऐसे मिल जाए कोई फंक्शन, बाबू आपको मिल जाए क्या फंक्शन, जैसे मिल जाए बेटर, क्या मिल जाए, BETTER,
क्या मिले, BETTER। तो इसका अगर हमें समुच्चय बनाना हो तो बाबू इसका समुच्चय क्या होगा, बता सकते हैं इसका समुच्चय। सबसे पहली बात तो मझले ब्रैकेट में, उसके बाद में क्या है बाबू, B है और क्या है, E है और क्या है, T है और क्या है, R है ना। T 2 बार है, एक ही बार लिखेंगे, E 2 बार है, एक ही बार लिखेंगे, R एक ही बार लिखेंगे, बन गया ना समुच्चय BETR, है ना, BETR। तो बेटर का समुच्चय क्या होगा, BETR। ट्रिग्नोमेट्री का समुच्चय क्या होगा, TRIGNOMEY। क्लियर है ना, ये होगा ट्रिग्नोमेट्री का समुच्चय और ये होगा बेटर का समुच्चय। तो अगर आपको कोई भी अल्फ़ाबेट मिल जाए तो उसका समुच्चय कैसे लिखना है, समझ में आ गया ना। अगर बाबू अगर आपको फंक्शन ऐसे के अलावा और भी कुछ ऐसा सिंपल मिल जाए, जैसे कि अगर कहा दिया जाए कि कोई फंक्शन है ना, कोई भी फंक्शन है और उसको जो है हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन ले लीजिए, एक फंक्शन है आपका a इज इक्वल टू a सच दैट x क्या हो बाबू, x क्या हो, सभी 6 से कम, है ना, x एक पूर्णांक हो, क्या बाबू, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है तथा एक x पर कंडीशन लगाया है कि यह -3 से लेकर 7 तक एग्जिस्ट करता है, -3 से लेकर 7 तक एग्जिस्ट करता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यह जो विधि, यह जो रूप लिखा गया है, पिछले लेक्चर में बताएं कि यह कौन सा रूप है बाबू, बताइए यह कौन सा रूप है, क्या ये रोस्टर रूप है, बिल्कुल नहीं। रोस्टर रूप क्या होता है, रोस्टर रूप बिल्कुल सारणीबद्ध रूप होता है ना, सारणी में बांधा जाता है। लेकिन ये क्या है, समुच्चय निर्माण रूप है ना, समुच्चय निर्माण विधि या समुच्चय निर्माण रूप। क्लियर। तब अगर ये समुच्चय निर्माण रूप है तो इसको क्या हम रोस्टर रूप में लिख सकते हैं, सारणीबद्ध रूप में, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मझले ब्रैकेट लगाएंगे, उसके साथ साथ ध्यान देंगे x क्या है, एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक के लिए वो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे कि पूर्णांक 2 तरीके के होते हैं, एक धन पूर्णांक और क्या, ऋण पूर्णांक। इसका मतलब 0 से पीछे वाले भी सारे के सारे पूर्णांक हैं और 0 से आगे वाले भी सारे के सारे क्या बाबू, पूर्णांक है। इसका मतलब -3 से 7 के बीच में x एग्जिस्ट कर रहा है। ध्यान देना है कि ना तो ये -3 पे एग्जिस्ट कर रहा है और ना ही ये 7 पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब x का मान कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, -2 से, और क्या हो सकता है बाबू, 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 0। ध्यान देना, 0 भी एक पूर्णांक है, समझ में आ रहा है, 0 भी एक पूर्णांक है जिसको धन पूर्णांक कहते हैं। क्लियर। और इसके बाद बाबू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, क्या 7 होगा, क्या बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यह x क्या है, साफ साफ लिखा है 7 से छोटा है और यह -3 से बड़ा है। तो अगर इसका रोस्टर रूप लिखेंगे तो क्या होगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा हो जाएगा इस फंक्शन का रोस्टर रूप। क्लियर है ना, कोई डाउट बाबू इसमें, समझ में आ रहा है, या इसको क्या बोलेंगे, सारणीबद्ध रूप। क्लियर। ए बाबू इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास एक नया सेट आता है जिसको बोलते हैं रिक्त सेट, रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं बाबू, रिक्त समुच्चय, है ना, मतलब कि नल सेट, एम्पटी सेट। एम्पटी सेट किसे कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि रिक्त समुच्चय को हम हमेशा फाई से डिनोट करते हैं। किससे बाबू, रिक्त समुच्चय को हम हमेशा ऐसा डिनोट करते हैं, किससे बाबू, फाई से। ध्यान रखना है, फाई से। अगर बाबू हमें मझले ब्रैकेट में, अगर आप लोग कहेंगे कि हम ऐसे क्यों डिनोट करें, हमको पता है कि सेट क्या होता है, मझले ब्रैकेट में डिनोट होता है। तो मझले ब्रैकेट में अगर इसको डिनोट करना होगा तो बस ऐसा मझला ब्रैकेट लगाइएगा तो भी ये हो जाएगा कि यह कौन सा सेट है, रिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये भी रिक्त समुच्चय है और यह भी रिक्त समुच्चय है। समझ में आ रहा है, दोनों के दोनों क्या है, रिक्त समुच्चय। क्लियर। तो या तो ऐसे लिखिए, नहीं तो ऐसे लिखिए, इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव, कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको बोलते हैं बाबू क्या, रिक्त समुच्चय। समझ में आ रहा है। एवं ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर हम कहें, अगर हम बाबू ऐसे लिख दें, क्वेश्चन ऐसे लिख दें कि x बिलोंग कर रहा है, x क्या है, एक पूर्णांक है, क्या बाबू, एक पूर्णांक, चाहे लेते हैं धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है, और बाबू x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 6 से लेके 7 तक। कहाँ से कहाँ बाबू बिलोंग कर रहा है, 6 से लेके 7 तक। तो यह बताइए कि क्या यह फंक्शन 6 से लेके 7 तक कोई भी सेट इंटीजर होगा,
6 से 7 के बीच में कोई कुछ भी इंटीजर होगा क्या? नहीं होता है ना 6 से 7 के बीच में। तो इसका मतलब कि यह इसका जो अगर रोस्टर रूप लिखा जाए तो यह क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल ऐसा लिखा जाएगा। या क्या लिखा जा सकता है बाबू? बिल्कुल फाई, है ना, ये लिखिए या फिर ये लिखिए। ध्यान क्या देना है कि इस पे ऐसे मझला ब्रैकेट नहीं लगाना है, इस पे मझला ब्रैकेट नहीं लगाना है, यह रिक्त सेट नहीं हो जाएगा फिर। इसलिए ध्यान रखना क्या है कि अगर एम्पटी सेट लिखना है, एम्पटी समुच्चय लिखना है, तो उसको या तो फाई से डिनोट करिए या तो मझले ब्रैकेट के भीतर कोई भी एलिमेंट ना हो। तो क्वेश्चन क्या मिले बाबू? x कोई धन पूर्णांक है और वह 6 से 7 के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो क्या यह फलन इसमें कोई एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा ना। 6 के बाद अगला इंटीजर क्या होता है? 7 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर रिक्त समुच्चय होगा। समझ में आ रहा है? यही क्वेश्चन आपके 1.2 में दिए गए हैं ऐसे रिक्त समुच्चय पे। अगर बाबू देखो, अगर बात करें कि रिक्त समुच्चय का एक दो और उदाहरण लेते हैं, एक दो और रिक्त समुच्चय का उदाहरण लेते हैं। जैसे कह दे बाबू कि 2 से भाज्य विषम धन पूर्णांक, क्या दे बाबू? 2 से भाज्य विषम धन पूर्णांक, क्या लिखें? अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे 2 से भाज्य, बाबू देखो आप लोग को क्या होगा कि बुक में आप लोग को एकदम मतलब समुच्चय निर्माण विधि में देगा, है ना, समुच्चय निर्माण विधि में क्वेश्चन देगा, उसको रोस्टर रूप में हमको लिखना होगा, ठीक है ना। तो आपको लिखेगा कि बाबू ऐसे लिखेगा ए सच दैट मझले ब्रैकेट में एक्स क्या कर रहा है? बिलोंग कैसा कर रहा है कि 2 से भाज्य विषम धन पूर्णांक। एक बात बताओ कि 2 से भाज्य कोई भी विषम धन पूर्णांक होता है क्या? 2 से भाज्य, 2 दूना 4, 2 चौके 8, है ना। मतलब कि 2 से भाज्य कभी विषम धन पूर्णांक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, विषम नहीं हो सकता। मतलब यह क्या बिलोंग करेगा बाबू? ये बिलोंग ऐसा करेगा। इसका मतलब इसका सेट फाई होगा। क्या होगा बाबू? फाई होगा। यह क्या होगा बाबू? रिक्त समुच्चय होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर क्वेश्चन दे दे कि 2 से भाज्य विषम धन पूर्णांक, तो यह क्या होगा? फाई होगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? विषम धन पूर्णांक फाई होगा। अगर बाबू ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे दे कि एक कोई प्राकृत संख्या है ना, क्या दे दे? एक कोई प्राकृत संख्या है, जैसे कि क्वेश्चन आपको लिखते हैं x सच दैट, x क्या है? x आपका है एक प्राकृतिक संख्या जो कि एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ बाबू 5 से छोटा है। x क्या है? 5 से छोटा है और वही वाला x जो है वो 7 से बड़ा है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई x है जो कि प्राकृतिक संख्या है जो और 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, तो ऐसा कभी संभव है बाबू कि कोई एक ऐसा प्राकृतिक संख्या जो कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? संभव नहीं ना है। 5 से बड़ा और 7 से छोटा हो सकता है, लेकिन 5 से छोटा और 7 से बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह फलन बाबू आपका क्या होगा? यह फलन आपका रिक्त समुच्चय होगा। सॉरी, फलन कह रहे हैं, यह समुच्चय आपका कैसा होगा? रिक्त समुच्चय होगा। तो हम इसको लिखेंगे बाबू क्या कि यह जो समुच्चय है वह रिक्त समुच्चय है। क्लियर? या क्या लिख सकते हैं? फाई है। समझ में आया कि नहीं आया? फाई है। क्लियर है ना? कोई डाउट इसमें बाबू? रिक्त समुच्चय में कोई दिक्कत तो नहीं बाबू? डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसका कि ऐसा समुच्चय जिसके भीतर कोई भी अवयव एग्जिस्ट, मतलब कि नहीं होता है, उसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? इसके बाद बाबू आप लोग का एक और समुच्चय आता है, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। क्लियर ना? परिमित समुच्चय और क्या बाबू? अपरिमित समुच्चय, मतलब फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अगर बाबू बात करें कि पहला कौन सा? परिमित समुच्चय। क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ये कौन से नंबर का सेट है बाबू? दूसरे नंबर का। इससे पहला कौन सा सेट था? रिक्त समुच्चय। उसके बाद क्या आ रहा है? परिमित समुच्चय। एक और बाबू तीसरा नंबर का सेट होता है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय मतलब क्या बाबू? इनफाइनाइट सेट। अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे फाइनाइट सेट, मतलब कि समझा रहे हैं कि अगर दो समुच्चय हो
तो मतलब कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, तो एक तो होता है सेट, वो कैसा, रिक्त समुच्चय, जैसे कि 5 से छोटा 7 से बड़ा कोई समुच्चय हो ही नहीं सकता, क्लियर ना। 5 से 6 के बीच में कोई धन पूर्णांक हो ही नहीं सकता, 5 से 6 के बीच में कोई इंटीजर, अरे क्या प्राकृत संख्या हो ही नहीं सकता, क्लियर ना। तो ये सब क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा, समझ में आ रहा है। और हम कह दें कि बाबू अगर ऐसे भी डायरेक्ट पूछ दे कि ऐसा महीना बताइए जिसमें 32 दिन होता है, तो कब वो समुच्चय बनेगा, नहीं बनेगा ना। लेकिन अगर 31 दिन के महीनों का समुच्चय पूछे तो बन सकता है, क्लियर ना। 29 दिन का पूछे तो बन सकता है, 28 दिन का बन सकता है, 32 दिन का नहीं बन सकता है। तो 32 दिन का महीने का समुच्चय पूछे तो उसको भी क्या लिखेंगे, रिक्त समुच्चय। वैसे ही फंक्शन बाबू अगला आता है आपका, अगला समुच्चय आता है परिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय, परिमित समुच्चय। तो वह समुच्चय जिसके भीतर है ना अवयवों की संख्या का हो, अवयवों की संख्या फाइनाइट हो या क्या परिमित हो, उसे बोलते हैं परिमित समुच्चय। जैसे बाबू अगर इसको बात करें, जैसे कहें कि अगर कोई ऐसा सेट है ना, हम कहें कि कोई एक ऐसा सेट है जिसमें x क्या कर रहा है, सच दैट कर रहा है एक प्राकृतिक संख्या, है ना। x क्या कर रहा है, प्राकृतिक संख्या है, और बाबू जहाँ x क्या है, लेस देन 9 है। तो ये बताइए कि अगर x लेस देन 9 हो या लेस इक्वल देन भी 9 हो, तो इसका मतलब यह परिमित है कि अपरिमित है। जरा ध्यान दीजिएगा, यह समुच्चय परिमित है कि अपरिमित है। तो अब x क्या कर रहा है, प्राकृतिक संख्या है ना, और वो 9 से छोटा है ना। तो अगर इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या बाबू 9 लिख सकते हैं कि नहीं। ध्यान क्या देना है कि एक इनइक्वालिटी भी लगा है, x 9 पर क्या है, बराबर भी लगा है, इसका मतलब 9 भी इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ऐसा लिख दे तो यह फलन क्या है, परिमित है कि नहीं है, परिमित है ना, क्योंकि इधर भी क्या हो गया, क्लोज ब्रैकेट, मतलब कि इधर तो लगा ही, मतलब यह क्या हो गया, पूरा का पूरा सेट हमको दिख रहा है। तो इसीलिए इसको बोलेंगे क्या बाबू, यह परिमित समुच्चय है। समझ में आ रहा है, परिमित समुच्चय है, क्लियर है बाबू, परिमित समुच्चय, क्लियर। अगर बाबू ऐसे कह दें, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे अगर हम कह दें कि अगर आपका कोई फंक्शन ऐसा है कि 100 से छोटा प्राकृतिक 100 से छोटे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्वेश्चन क्या कहा बाबू कि 100 से छोटे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो एक बात बताओ कि 100 से छोटे प्राकृतिक संख्याओं को हम लिख सकते हैं कि नहीं सकते, लिख सकते हैं ना। मान लीजिए कि थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये तो छोटे में ही हो गया। 1 2 3 लगाइए, 3 बार डॉट, हमेशा ध्यान रखिएगा कितनी बार डॉट लगाएंगे, 3 बार, और उसके बाद कॉमा लगाइए और फिर 100 लिख दीजिए। अब ये बताइए, ध्यान दीजिए कि यह फंक्शन क्या परिमित है कि नहीं है, बताइए फंक्शन परिमित है कि नहीं है। बिल्कुल परिमित है, बिल्कुल फाइनाइट है। 1 से लेकर 100 तक के सारे प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, फाइनाइट सेट। क्या होगा बाबू, परिमित समुच्चय होगा कि नहीं होगा। यह कैसा होगा बाबू, परिमित समुच्चय, क्लियर। परिमित समुच्चय समझ में आ गया, मतलब कि क्या 9 से छोटे प्राकृतिक संख्याएं, ये भी परिमित, 100 से छोटे प्राकृतिक संख्याएं, यह भी परिमित होगा कि नहीं होगा, परिमित समुच्चय। लेकिन अगर बाबू बात करें हम अपरिमित समुच्चय, किसकी बात करते हैं बाबू, अपरिमित समुच्चय की। तो अपरिमित समुच्चय क्या हो सकता है, जैसे आपसे क्या कह दे कि नेचुरल नंबर का सेट, डायरेक्ट लिखे क्या, नेचुरल नंबर का सेट, ऐसे डायरेक्ट लिखे। कोई ऐसा सेट है ना, ऐसा समुच्चय जिनके अवयव प्राकृतिक संख्याएं, बाबू क्या है बाबू, प्राकृतिक संख्याएं। तो क्या हम इसको परिमित कह सकते हैं, फाइनाइट कह सकते हैं, नहीं ना, प्राकृतिक संख्याएं लगातार। तो इसको हम क्या लिखेंगे बाबू, n जो बिलोंग करेगा वो 1 2 3 डैश 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 ऐसा करेगा ना। तो अगर बाबू कोई भी समुच्चय ऐसा दिखे, मतलब 3 बार डैश लगने के बाद यहाँ पर कोई वैल्यू ना हो, तो इसका मतलब यह क्या होगा बाबू, एक अपरिमित समुच्चय होगा कि नहीं होगा बाबू, अपरिमित समुच्चय होगा कि नहीं होगा, क्लियर है ना। मतलब अगर आपको कह दे बाबू कि अगर इंटीजर ही कह दे, है ना, क्या कह दे, धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय। ये बताइए धन पूर्णांक आप लोग रोक सकते हैं, कहाँ तक होता है,
धन पूर्णांक कह दें तो वह 0 से लेके कहाँ तक होता है, पूरा इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी कोई वैल्यू हमें पता है, नहीं पता है, तो क्या बाबू इसको लिख सकते हैं कि अगर z प्लस है तो यह बिलोंग क्या करेगा 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ क्या कर दीजिए, मझला ब्रैकेट लगाइए। अब बताइए यह भी परिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा कि परिमित होगा, बिल्कुल अपरिमित समुच्चय होगा, क्लियर ना। तो यह क्या होगा बाबू, एक अपरिमित समुच्चय है, क्लियर है ना बाबू। यह क्या है, एक अपरिमित समुच्चय है, क्लियर है ना। अगर बाबू आपको कैसा और कुछ फंक्शन ऐसे दे दे, है ना, जैसे कि अगर बाबू कह दे कि परिमित समुच्चय में या अपरिमित में, कुछ भी दिमाग लगाइए, कोई भी फंक्शन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय नहीं है ना, परिमित समुच्चय वास्तविक संख्याओं का, चाहे 100 से बड़े कह दे, 100 से बड़े सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय, समुच्चय है क्या, नहीं है ना, क्लियर है ना, समुच्चय नहीं है। और बाबू इसके बाद परिमित अपरिमित समझ में आ गया। इसके बाद बाबू आप लोग का चौथा समुच्चय आता है समान समुच्चय। कैसा समुच्चय बाबू, समान समुच्चय, मतलब क्या, इक्वल सेट। क्या हो बाबू, इक्वल सेट। तो इक्वल सेट की बात करें तो इक्वल सेट किसे कहेंगे, तो वह समुच्चय जैसे मान लीजिए कि दो समुच्चय आपको मिल गए। कैसे, अगर बाबू इक्वल कह दिया, इसका मतलब जाहिर सी बात है इसमें रिलेशन वाला काम हो गया, रिलेशन वाला आया ना। इक्वल कहा मतलब दो ऐसे समुच्चयों को इक्वल करना होगा। अगर ऐसे दो समुच्चय हों जो दिख रहे हों कि दोनों के अवयव सेम सेम है, तो उसे क्या बोलेंगे बाबू, समान समुच्चय। जैसे कि अगर हम बाबू कुछ भी लिखते हैं, जैसे क्या लिखते हैं, अपोलो, क्लियर, क्या लिखते हैं, अपोलो, और हम इसी को लिखते हैं क्या बाबू, अगर मान लीजिए इसको ऐसे समुच्चय बना दिए तो एक तो खत्म हो गया, वो बन गया समुच्चय। एवं इसी को अगर हम ऐसे लिख दें LOAP, ये बताइए यह दोनों समान समुच्चय है कि नहीं है ना, दोनों में अवयव क्या है, सेम है, तो ये क्या होगा, समान समुच्चय। मतलब ऐसा समुच्चय जिनके सभी अवयव समान हो उसको क्या बोलेंगे बाबू, समान समुच्चय, क्लियर है ना। और इससे पहला क्या था बाबू, रिक्त समुच्चय, है ना, नल सेट, नल या एम्प्टी सेट। ये चारों सेट बाबू हमें लगता है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है और समान समुच्चय क्या होता है। अगर कोई ऐसे अवयव दिखें जो कि दोनों के दोनों में सेम हो, भले वो आगे पीछे नंबर लिखा हो, तो उसे क्या बोलेंगे बाबू, समान समुच्चय बोलेंगे, क्लियर है ना। चलिए इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग अगला एक्सरसाइज अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। 1.2 आज खत्म हो गया, इसके जो भी क्वेश्चन बचे होंगे इसको अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया जाएगा, है ना। और अगले लेक्चर में चलेंगे हम लोग समुच्चय को ही लेके। धन्यवाद।